नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं सूक्ष्म शरीर का। जैसे आप जानते हो, सूक्ष्म शरीर इज सटल बॉडी इन इंग्लिश। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अकॉर्डिंग टू इंडियन साइंसेस हमारे तीन शरीर है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। okay? स्थूल शरीर हम सब जानते हैं, जो हमारा शरीर है मांसपेशियों से बना हुआ है। 9 systems है our body. The anatomy of our body, it consists of 9 systems and the physiology. We all have studied anatomy, physiology, Sharira Shastra to quite an extent. So that is the स्थूल शरीर। इस शरीर को जो स्थूल है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। अब दूसरे एंड पे है कारण शरीर। जब हमने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा, हमने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा, जो भी हमने उपनिषद पढ़े, तो हर बार हमने कारण शरीर के बारे में बात की है। वी हैव स्पोकन अबाउट द कॉजल बॉडी। कारण शरीर यानी कॉजल बॉडी। फिजिकल बॉडी इज स्थूल शरीर, कारण शरीर इज कॉजल बॉडी। कारण शरीर को ही लिंग शरीर, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, ऐसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लिंग शरीर भी कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, कॉजल बॉडी भी कहते हैं। ये हो गया कारण शरीर। कारण शरीर आत्मा से संबंधित है और इसके बारे में हम ऑफ एंड ऑन कंटिन्यूसली सीखते, पढ़ते, सुनते, मेडिटेशन में जानते रहते। ये मैं छोड़ दूंगी। तो ये स्थूल शरीर और कारण शरीर के बीच में और एक शरीर होता है। देयर इज वन मोर बॉडी which is called as सूक्ष्म शरीर or subtle body. Alright. Now we all have heard about the आत्मा। जो आत्मा हमारे अंदर जो रहता है, इस शरीर के अंदर शरीर का मालिक है आत्मा। आत्मा को हम जानते हैं, शरीर को हम जानते हैं। ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है, ये सवाल उठता है। अब हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, केमिकल सिस्टम हमारा वर्क करता है, एसिमिलेशन होता है। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज हैपनिंग इन आवर बॉडी। बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चलती हैं। ये क्रियाओं को प्रेरणा कौन देता है? आत्मा जो है ये परब्रह्म का भाग, यानी या ब्रह्म का भाग बोलो आप, या परमात्मा जो कॉस्मिक है, और आत्मा जो इंडिविजुअल है या पर्टिकुलर है, जिसको हम कहते हैं। तो वो दैट इज प्योर एनर्जी। ऑलराइट। एंड आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। समझ लो एक मशीन है। अब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे मशीन है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स में से लेके मशीन के अंदर कनेक्ट तो होनी चाहिए। उसके लिए हमको क्या चाहिएगा? वायरिंग सिस्टम चाहिएगा पूरा। सही बात है ना? स्विचेस चाहिएगा, ऑन ऑफ के स्विच रहेंगे। अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है, कम करना है, तो इसके सेंटर्स रहेंगे, जिसको हम फ्यूज कहते हैं, या जो भी अलग अलग कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं। बस समझ लो, बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, यानी बाह्य द फिजिकल बॉडी, द मशीन, एंड आत्मा द प्योर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। ये कॉस्मिक एनर्जी को, ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम इन प्लेस है, उस सिस्टम को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो मैं कह रही हूँ, या कॉस्मिक एनर्जी है, या जो ब्रह्म है, इसको बहने के लिए कुछ ना कुछ तो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम वायर लगाते हैं, वायर में से वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है फैन तक, लाइट तक, जो भी उपकरण हमको चलाने हैं उसके तक। तो ये जो वायरिंग है, इस वायरिंग को कहते हैं नाड़ी। ऑलराइट। और जहां जहां पे वो सेंटर्स है, जहां पे वोल्टेज एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया, तो जहां पे 2 से अधिक नाड़ियां एक साथ जब आ जाती है, तभी वहां पे जो नाड़ी के अंदर बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसको हम कहेंगे प्राण शक्ति, ये प्राण शक्ति
का जो क्वांटिटी है या जो फोर्स है या जो एनर्जी है, जो पावर है, ये जब बढ़ जाता है तो वो एक चक्र तैयार करता है। अगर एक वाक्य में सूक्ष्म शरीर को देखा जाए तो नाड़ी एंड चक्रा सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे नाड़ी है, बहुत सारी असंख्य नाड़ी है हमारे शरीर में, और जहां जहां पे नाड़ी के जंक्शंस फॉर्म होते हैं इसको कहेंगे चक्रास। तो इसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं। अब अगर आप बाकी के, तो इसका थोड़ा हिस्ट्री भी हम देखेंगे, इसके प्रकार हम देखेंगे। अगर बाकी साइंसेस को हम देखें अगर, तो कुंडलिनी के बारे में बहुत बात की जाती है हमारे इंडियन साइंसेस में। तो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, ये इसका भी अभ्यास हम करेंगे, व्हाट इज कुंडलिनी। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द होल subtle system या सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, which consists of nadis and chakras, and along with it comes prana shakti, because that is that which flows inside the nadi. तो नाड़ी है, नाड़ी में फ्लो होने वाली चीज यानी प्राण शक्ति है। जहां पे इसका जंक्शंस तैयार होते हैं वो है चक्रास। और सबसे महत्व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कुंडलिनी। सो व्हाट इज दिस कुंडलिनी, हाउ वी कैन अवेकन इट, व्हाट इट डज। अगर इसको जागृत कर दी जाए, इसकी जागृति होती कैसे है, और अगर इसको जागृत कर दी जाए तो क्या होता है क्या होता है, कौन से बदल आते हैं, कौन से लेवल पे आते हैं, ये सारी चीजों का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी आई एम गोइंग टू ट्राई एंड एक्सप्लेन व्हाट दिस होल सिस्टम इज। ऑलराइट, तो नाड़ीज, जो नाड़ी कहते हैं उसको एनर्जी चैनल्स भी कहते हैं। आई एम गिविंग यू ऑल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर द नाड़ीज। So nadis are also known as energy channels. ये चैनल में से एनर्जी जाती है, इसलिए इसे एनर्जी चैनल कहते हैं। They are also called as chi lines, CHI, chi lines। यानी जो ताई ची नाम का जो स्टडी है, अभ्यास है ताई ची, उन लोग इसको chi lines कहते हैं। और चाइनीज मेडिसिन में इसको मेरिडियंस भी कहते हैं। ओके, तो हम देखेंगे आगे कि जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, रेकी है, जो चाइनीज थेरेपीज जो भी है, ये मेरिडियंस के बारे में बात करते हैं। तो उसका और डिवीजन बनता है। अब एक प्राण शरीर कही सकाय? हाँ, कही सके, नाड़ी ने प्राण शरीर कही सके। So nadis, what are nadis? Nadis are channels through which our prana shakti or vital energy or life energy flows. हाँ, अभी मीना जी ने बताया प्राण शरीर कह सकते हैं क्या, उन्होंने पूछा। हाँ, इसे बिल्कुल प्राण शरीर कह सकते हैं, क्योंकि नाडीज वो चैनल्स है जिसमें से प्राणा, जिसको हम प्राणा कहते हैं ना, या दूसरा शब्द है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति को इंग्लिश में वाइटल एनर्जी या लाइफ एनर्जी भी कहते हैं। वाइटल एनर्जी और लाइफ एनर्जी भी कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द एनर्जी। प्राण एनर्जी, प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी, लाइफ एनर्जी। जिन चैनल्स में से ये प्राण शक्ति बहती है उसे नाड़ी कहा जाता है। ओके, ओके, ऑलराइट। So nadis are channels through which the vital energy or life energy flows, बहती है। अब ये शब्द को थोड़ा सा देखते हैं, नाड़ी इस शब्दों को। The word nadi is originated from the Sanskrit root word नाद। नाद इस शब्द में से नाड़ी शब्द बना है। नाद का मतलब होता है बहना। The meaning of nada is to flow. तो उसका मतलब होता है बहना।
Nadis are the pathway of prana in the subtle body, just as we have the nerves, nerve impulses in our gross body. Alright? तो ये जो नाड़ी है, ये नाड़ियों में से प्राण शक्ति बहती है. अगर अगर स्थूल शरीर के साथ इसका हमको कहीं कंपैरिजन या सुपर इम्पोजिशन अगर हम देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो जैसे हमारी नर्वस सिस्टम है, हाँ, मज्जा संस्था जिसको हम कहते हैं, मज्जा तंतु, हर एक पेशी तक मज्जा तंतु है. इसलिए every cell of our body is connected to a nerve. Our nerve receive impulses, right? तो ये जैसे impulses ये receive करते हैं, वैसे ही नाड़ियों का भी देवान घेवान चलता है, मतलब receiving and sending out messages, ये इसका काम चलता है. तो अगर स्थूल शरीर के साथ हमें कुछ आइडिया चाहिए, देखो क्योंकि क्या बात है, नाड़ी आंखों से दिखती नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है 3 डायमेंशनल, इसे कोई ना कोई पिक्चर चाहिए. अगर इसको कोई पिक्चर मिल जाता है तो वो इमेजिनेशन कर सकता है. तो जैसे समझ लो, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम पूरा फैला हुआ है शरीर पर, वैसे ही ये नाड़ियां भी पूरे शरीर पर फैली हुई है. मैं फिगर एक आपको दिखाती हूँ. ये आप जिन्होंने मेरे साथ चक्रा वर्कशॉप किया है वो ये फिगर अच्छी तरह जानते हैं, और मैं ये व्हाट्सएप पे इसको पोस्ट करती हूँ. तो दिख रहा है क्या आपको? क्लियरली दिख रहा है? तो ये जो है ऐसे असंख्य नाड़ी है. अब there are many, just as there are so many nerves in the body, there are also so many nadis in the body. Nerves can be seen, but nadis cannot be seen. nerves हमें दिखती है, नाड़ी दिखती नहीं है. लेकिन फिर नाड़ी है ये कैसे समझे? Because we can experience it. इसका प्रत्यय हमें होता है, यानी in the form of energy or consciousness. We can know प्राण शक्ति in the form of energy or consciousness in motion. Okay? अब देखो, जब ये इतना सूक्ष्म है, एनर्जी सूक्ष्म है, कॉन्शियसनेस भी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म चीज, गहरी चीज को अगर महसूस करना है तो हमें भी ध्यानस्थ होना होगा. So we can experience it as energy or as consciousness in deep meditative states. जब हम ध्यानस्थ होते हैं, डीप मेडिटेशन में होते हैं, तब हमें इस प्राण शक्ति का वहन जो है, ये प्राण शक्ति का जो प्रेजेंस है हमारे अंदर, ये जरूर महसूस होता है. अब अलग अलग नाड़ियां, अब कितनी नाड़ियां हैं ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बिफोर वी कैन कम टू दैट, ये जो डिफरेंट नाड़ीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लाइट, कलर एंड साउंड एट साइकिक लेवल्स. अलग अलग नाम के हम नाड़ियों के नाम भी जानेंगे सारी, लेकिन ये सारी अलग अलग नाड़ियां जो है, इनका अपना खुद का एक प्रकाश है, खुद का एक रंग है, और खुद का एक साउंड भी है. छोटी बड़ी नाड़ी का ऐसे छोटी बड़ी नाड़ियां होती है. प्राण शक्ति जिस तरह से उसमें से बहती है, वो बहते वक्त उसका जो नाद आता है, हर नाड़ी का साउंड अलग. तो जो लोगों ने इसका अभ्यास बहुत अच्छी तरह किया है, वो लोग रंग या प्रकाश, मतलब उसके लाइट या साउंड पे से पहचानते हैं कि नाड़ी की स्थिति क्या है, ये नाड़ी फंक्शनिंग है या नहीं है, या ब्लॉक है, या ओपन है, या ओवर है, या अंडर है, जिसको हम हाइपो या हाइपर भी कह सकते हैं. तो जो नाड़ी तपास, नाड़ी अभ्यास जो करते हैं, वो ये बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं. आयुर्वेदा का बहुत बड़ा भाग जो है, ये नाड़ी विज्ञान का भाग है. और नाड़ीज का जो अभ्यास है, ये सिर्फ नाड़ी पे हाथ रख के वात पित्त कफ, जो हमारे इंस्पायरिंग 3 बेसिक इंस्पायरिंग एनर्जीज ऑफ अवर बॉडी, जिसको हम कहते हैं, इनको वो पहचान सकते हैं कि कहाँ पे. सो देखो, सो लाइक आई सेड, एवरीबॉडी, जैसे चाहे तुम होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो,
चाहे तुम एलोपैथी। लिवर लिवर होता है, स्टमक स्टमक होता है, ब्रेन ब्रेन होता है, आईज आईज होती है। फिजिकल बॉडी के सेटअप, फिजिकल बॉडी का डिजाइन, फिजिकल बॉडी का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कभी कोई फर्क नहीं होता। उसी तरह सूक्ष्म शरीर सबके एक जैसे होते हैं। जितना फिजिकल बॉडी में एग्जैक्टली जहां पे वो ब्लड वेसल होना चाहिए, रक्तवाहिनी या वो ऑर्गन होना चाहिए, हर एक शरीर में उसी पॉइंट पे वो ऑर्गन होता है। मेरा लिवर राइट पे, आपका लेफ्ट पे, ऐसा नहीं होता, राइट। इसलिए दुनिया भर में डॉक्टर्स ऑपरेशन करके एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वो उनको जो भी ऑपरेटिंग करना है वो कर सकते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि वो जैसे फिजिकल बॉडी का डिजाइन हमारा फिक्स है, वैसे सूक्ष्म शरीर का भी डिजाइन फिक्स है लेकिन फ्लेक्सिबल है। फिजिकल बॉडी का जितना रिजिड है उतना वो रिजिड नहीं, इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। सो थोड़ा सा फर्क इधर उधर हम हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर आंखों को नहीं दिखता, तो उसका प्राण का बहना, वो जो नाड़ी का प्लेसमेंट है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ज्यादा नहीं, सेंटीमीटर और 2 हियर है, ओके। अगदीच काय ईडा डावीकडे ईडा लेफ्ट राइट पे आ जाएगी और पिंगला लेफ्ट पे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा प्लस माइनस चक्रास और नाड़ीज का, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल है, तो बस उतना ही। पाइप कैसे थोड़ा सा इधर ही गया थोड़ा उधर ही गया, उतना। अब इन जनरल अगर देखा जाए तो ऐसा समझते हैं हम कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज है, 72,000 नाड़ी, ये सारे ग्रंथों ने मान्य किया है। लेकिन फिर भी हर ग्रंथ एग्जैक्टली 72,000 को ही बिलीव करता है, ऐसा नहीं है, बोले। तो अलग अलग ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं वो देखेंगे, लेकिन मेरे योगा स्टूडेंट्स, टीचर्स, मेरे आपके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हमने कभी नाड़ीज के प्रकार के बारे में कभी नहीं सुना था। तो नाड़ी के 2 प्रकार दिए गए हैं, एक को कहते हैं प्राणवाह नाड़ी और दूसरे को कहते हैं मनोवाह नाड़ी। प्राणवाह नाड़ी आर एनर्जी चैनल्स विच कैरी प्राणा। प्राणवाह नाड़ी में से प्राण शक्ति बहती है, हाँ? और मनोवाह नाड़ी जो है ये मेंटल एनर्जी को का वहन करती है। सो मनोवाह नाड़ी आर एनर्जी चैनल्स विच कैरी मेंटल एनर्जी, जिसको चित्त भी कहते हैं और कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, राइट। अब ये मैंने जब पढ़ा और इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन किया, क्योंकि और डिटेल इसके बारे में नहीं दिया, तो इवन इफ we are saying 2 types of nadis, one which carries prana and one which carries consciousness, but मुझे ठीक है ये जो भी ग्रंथ में मेंशन किया गया होगा, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है ये सर्वव्यापी है, और वैसे देखा जाए तो प्राणा भी सर्वव्यापी है, राइट। सो इट्स ओके, दिस इज जस्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन, हाँ, जैसे हम लेसन्स में हुआ करता है ना, थियोरी जिसको हम कहते हैं, ये थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है। आप भी सोचो इसके बारे में, अगर ये दोनों का फर्क के बारे में कुछ ज्यादा मटेरियल अगर आपको भी मिलता है तो जरूर शेयर करना। बट दिस इज मनोवाह नाड़ीज एंड प्राणवाह नाड़ीज, सो दैट विच कैरीज मेंटल एनर्जी एंड दैट विच कैरीज प्राणा और प्राणिक एनर्जी, ये 2 है। अब बहुत सारे ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथों में नाड़ियों के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में, चक्रास के बारे में बताया गया है, लेकिन इतना फैला हुआ, इतना वास्ट है ये जो नाड़ियों का जो सिस्टम है, ये इतना वास्ट है, सिर्फ वास्ट नहीं है, उतना सटल और सूक्ष्म भी है। क्योंकि ये वास्ट भी है, सर्वव्यापी भी है और सूक्ष्म भी है,
अलग अलग ग्रंथों में इसको अलग अलग तरह से अलग अलग नंबर्स, तो you can't pin down the numbers, you know, what exactly how many nadis are there. It's very difficult to pin down because there are so many nadis. और जैसे इस पिक्चर में हमने देखा, the nadis extend outside our body. हमारा जो शरीर है, ये शरीर के बाहर, जिसको हम ऑरिक बॉडी कहते हैं, ऑरा कहते हैं, ये ऑरिक बॉडी तक फैला हुआ है। तो ये एनर्जी चैनल्स है, और एनर्जी है ये स्किन के अंदर सीमित नहीं हो सकती, राइट? इट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू विद इन द बॉडी, सो इट ऑल्सो फ्लोज आउटसाइड द बॉडी. And so and where it flows outside the body, it forms an aura, auric body. Alright? सबसे प्रचलित और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ नाड़ी विज्ञान के बारे में है शिव संहिता. अब शिव संहिता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी ने इनसे पूछा, शिव जी से पूछा, ऐसा कोई मुझे साइंस बताओ, ऐसा कोई विज्ञान बताओ कि जिससे सर्व ज्ञान मिले. जितना भी ज्ञान है, हाँ, जितना भी परा ज्ञान है, ये सारा ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा मुझे तुम कोई विज्ञान बताओ. और तब जाके शिव जी ने पार्वती को, उनका संवाद है, इट इज अ डायलॉग, ऑलराइट, उनको प्राण विज्ञान या अबाउट दिस सटल बॉडी सिस्टम, इसके बारे में उन्होंने, नाड़ी विज्ञान के बारे में उन्होंने बताया. शिव संहिता पढ़ने की कोशिश हमने की है a few times. You know, I have a book in English and then I have some material in Marathi and all of that. By the end of it, ऐसा ध्यान में आया कि अगर नाड़ी विज्ञान को अच्छी तरह जानना है तो मुझे फिजिक्स भी मालूम होना चाहिए, मैथमेटिक्स भी मालूम होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी भी मालूम होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी भी मालूम होना चाहिए. I have to know so many other sciences to understand this one science. और इसलिए you will find very little material on it जो परिपूर्ण है. तो परिपूर्णता आना नामुमकिन है ऑलमोस्ट, समझ लो. लेकिन हम योग अभ्यास में या आयुर्वेदा में जितना अभ्यास करते हैं वो बहुत कम है. ये मुझे जब ध्यान में आया तब मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ज्यादा परिपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट इन अ मोर ब्रॉडर सेंस so that we can integrate it with all the other sciences that we learn or practice. बाकी अभ्यास के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए. सो इसलिए ये प्रयत्न किया है मैंने, मटेरियल मिला के उसका डिटेलिंग निकालने का. So the first book that we are going to see is शिव संहिता. शिव संहिता में कहा है कि इसमें 3.5 लाख नाड़ीज है. Okay, I told you that there are different figures given in different texts, Indian texts. तो इसमें 3,50,000 नाड़ीज के बारे में बताया गया है शिव संहिता में. और ये 3,50,000 नाड़ीज में से 14 आर इम्पोर्टेंट, 14 इम्पोर्टेंट है. ओके, ये 14 के नाम दिए हैं उन्होंने: सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्ती जिह्वा. बहुत सुंदर सुंदर नाम है नाड़ियों के. हस्ती जिह्वा, कुहू, KUHU, कुहू, सरस्वती, पूषा, PUSHA, पूषा, शाकिनी, पायस्विनी, PAYASWINI, पायस्विनी, शाकिनी, पायस्विनी, वरुणी, आलम्बुषा,
विश्वोदारी, विश्वोदारी, VISHWODARI, एंड यशस्विनी, यशस्विनी। तो शिव संहिता कहता है कि ये 14 जो नाड़ियां हैं ये महत्व की है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ती जिह्वा, कुहू, सरस्वती, उषा, शाकिनी, पायस्विनी, वरुणी, आलम्बुषा, विश्वोदारी और यशस्विनी, ये 14 महत्व के हैं। ऑलराइट, अब दूसरा ग्रंथ है प्रपंच सार तंत्र। दूसरा ग्रंथ है प्रपंच सार तंत्र। इसमें 3 लाख नाड़ी बताई गई है। इसमें 3 लाख नाड़ी बताई गई है। नंबर ऑफ नाड़ीज इज 3 lakhs। गोरक्ष संहिता और हठ योग के जो किताबें हैं, हठ योग टेक्स्ट, गोरक्ष संहिता और हठ योग टेक्स्ट यानी हठ प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, ये जो हठ योग टेक्स्ट है इसमें हर एक में 72,000 बताई है, 72,000 नाड़ीज। The figure given is 72,000. पतंजलि ने नाड़ियों का कोई उल्लेख नहीं किया, जबकि उनके अष्टांग योग का प्राणायाम बहुत बड़ा अंग है और उसके काफी डिटेलिंग दिया है उन्होंने। लेकिन compared to all the other angas, it is not as much. All right, so it is more of a psychological text we can say, or spiritual text we can say for spiritual evolution. तो सारा जो हठ योग है ये आधारित है पतंजलि योग पे, और पतंजलि ने नाड़ियों का शब्दों में नाड़ी, चक्र, ये शब्दों का उपयोग कहीं भी उन्होंने नहीं किया है। ऑलराइट, तो ये कुछ ग्रंथ हैं जिसमें अलग अलग नंबर्स नाड़ी के बारे में दिए गए हैं। एंड नाउ ये जो 72,000 नाड़ी है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रॉम वेयर डू दे ओरिजिनेट? सो इट इज सेड दैट द 72,000 नाड़ीज arise from the nadi kanda, okay, nadi kanda, which is, and it is bird egg shaped. उन्होंने पक्षी का जो अंडा होता है ना, अंडा होता है वो अंडे का आकार का है, ऐसे उन्होंने बताया है। कंद जो है ना, वो कंद अंडे के आकार का है और उसका स्थान है नाभि के नीचे। इट इज बर्ड एग शेप सिचुएटेड बिलो द नाभि, नेवल और अम्बेलिकस एंड अबाउ द प्यूबिस। ओके, प्यूबिक बोन आप जानते हो, तो अबाउ द प्यूबिस एंड बिलो द अम्बेलिकस। तो समझ लो नाभि के स्थान से उगम होता है नाड़ियों का, वो उगम स्थान हम उसे कह सकते हैं। और हठ योग में ये 72,000 जो नाड़ी है, इसमें से 10 को इम्पोर्टेंट बोला है। शिव संहिता में 14 महत्व की बताई गई थी, हठ योग में 10 महत्व की नाड़ियां बताई गई है। ये 10 है सॉरी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्त जिह्वा, उषा, यशस्विनी, आलम्बुषा, कुहू एंड शाकिनी। ये 10 महत्व की है, ऐसे उन्होंने बताया है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, उषा, यशस्विनी, आलम्बुषा, कुहू और शाकिनी। ये 10 इंपॉर्टेंट बताए गए हैं।
राइट। अब योग अभ्यास में भी हमने इसका अभ्यासा है। अल्टीमेटली ये 10 इम्पोर्टेंट है या 14 इम्पोर्टेंट है, वैसे देखा जाए तो हर एक नाड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे अभ्यास के लिए हम 3 नाड़ियों को महत्व देंगे और 3 नाड़ियों का अभ्यास करेंगे और डिटेल में अभ्यास करेंगे, और वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों का हम डिटेल में थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं। अब बिफोर वी स्टार्ट ऑन द नाड़ीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन नाड़ियों में से बहने वाली जो प्राण शक्ति है, इसको पंच प्राण और 5 उप प्राण ऐसे फंक्शन के हिसाब से उसको बताया गया है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पंच प्राण और 5 उप प्राण नाड़ियों में से बहते हैं। Alright? The pancha pranas and the upa pranas flow through the nadis. In general शब्द यूज करना है तो हम प्राण शक्ति ऐसा कहेंगे या सिर्फ सिंपल प्राणा कहेंगे। The prana flows through the nadis, ऐसा हम कहेंगे। ये पंच प्राण यानी प्राण, समान, उदान, अपान, व्यान, और उप प्राण है नाग, कुर्मा, कृतल, देवदत्त और धनंजय। इसका लेसन हमने ऑलरेडी किया है, तो अब यहाँ पे उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। गुड सो फार, आ रहा है ध्यान में? ऑलराइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी चैनल्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 3 मेन नाड़ीज। उसको त्रिविध नाड़ी भी कहते हैं। ये जो 3 नाड़ियां हैं इसको त्रिविध नाड़ी भी कहते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको त्रिविध नाड़ी भी कहते हैं। शिव संहिता में ऐसा कहा गया है कि ये जो त्रिविध नाड़ी है, इन बिटवीन द त्रिविध नाड़ी देयर इज वन नाड़ी which is very very subtle in a very subtler form, बहुत ही अति सूक्ष्म नाड़ी है जिसका नाम है चित्रा नाड़ी। ओके, तो ये जो 3 नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसके अंदर, इसके भीतर, इन बिटवीन, इनसाइड बोला है उन्होंने, देयर इज अ वेरी सूक्ष्म नाड़ी विच इज कॉल्ड एज चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी का भी काफी मेंशनिंग आपको कहीं कहीं आपके बाकी के अभ्यास में मिलेगा शायद। ऑलराइट, these 3 nadis are situated near the vertebral column, resembling the stalk of a lotus facing downwards. अधोमुख पद्म कहते हैं। तो ये जो 3 नाड़ियां हैं, ये 3 नाड़ी कहाँ पे है डिटेल में तो और देखेंगे हम, लेकिन बेसिकली ये 3 नाड़ी हमारे शरीर के अंदर, देखो हमने देखा कि नाभि कंद से उगम होता है। ये 3 नाड़ी जो महत्व की है, ये हमारी जो पीठ की रीढ़ है, वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा, बस ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगकर ये 3 नाड़ियां होती है। लेफ्ट में ईड़ा, एक्चुअली लेफ्ट राइट नहीं है क्योंकि वो इट रोटेट्स। ऑलराइट, सो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको सेंट्रल नाड़ी या मध्यगा कहते हैं, ये जो 3 नाड़ियां है, ये 3 नाड़ियां हमारे पीठ में अलोंग अवर वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन इसको किससे कंपेयर किया है, एनालॉजी दी है, कमल का फूल जो होता है उसका डेट पता है आपको? स्टॉक ऑफ द लोटस कैसे लंबा होता है, राइट? और अगर उसको उल्टा पकड़ा जाए, अगर उसको उल्टा पकड़ा जाए तो कमल का फूल नीचे है और उसकी रीढ़ ऊपर है, तो बस समझ लो ये जो त्रिविध नाड़ी है ये वो रीढ़ है। इसलिए अधोमुख कमल की उपमा इसे दी है। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, दैट द त्रिविध नाड़ी इज लाइक अ अधोमुख कमल की तरह दिखती है। और ये जो नाड़ी है, ये त्रिविध नाड़ी, ये समझ लो उसकी रीढ़ है, यानी उसका स्टॉक है, और पद्म जो है ये उल्टा है, तो वो जो लोटस है वो नीचे की तरफ। अब
Ida is on the left and Pingala is on the right, and Madhyaga is the central nadi. ईड़ा नाड़ी लेफ्ट नाड़ी है, पिंगला नाड़ी राइट नाड़ी है, और सुषुम्ना जो है ये मध्यगा यानी सेंट्रल नाड़ी है. लेकिन वो सुषुम्ना को वो स्पाइरल मूवमेंट में पकड़ती है. आई जस्ट शो यू पिक्चर. देखो यहाँ पे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना. ऑलराइट, तो लेफ्ट में है ईड़ा, लेकिन स्पाइरल होता है, वो घूमती है. जैसे कि एस जा रहा हो तो वो सुषुम्ना जो मध्यगा है इसको लग के वो स्पाइरल होती है. ऑलराइट, सो ऑन द लेफ्ट ईड़ा, राइट ऑन पिंगला ऑन द राइट, बोथ स्पाइरल अराउंड द सुषुम्ना, द मध्यगा और द सेंट्रल नाड़ी. और अगर हम हमारा जीन्स या डीएनए देखे तो दे रिसेंबल द डबल हेलिक्स ऑफ द ह्यूमन डीएनए. हमारा मनुष्य का जो डीएनए होता है उसका जो डबल हेलिक्स जो आकार है बिल्कुल वैसा दिखता है. सो द डीएनए is the superimposition you can say of the त्रिविध नाड़ी. ये दोनों जैसे कि एक ही है, एक स्थूल है थोड़ा सूक्ष्म है दूसरा, यही फर्क है. ओके, और जब भी ये स्पाइरल होते हैं, ये मध्यगा के इर्द गिर्द जब स्पाइरल होते हैं तो जहां वो क्रॉस ओवर होते हैं ना, वो जो जंक्शन तैयार होता है उसको कहते हैं चक्रा. ऑलराइट, अब कुछ कुछ पिक्चर्स में ये जो क्रॉस ओवर है वहां उस पॉइंट को चक्रा बताया जाएगा, कुछ कुछ पिक्चर्स में उसके सेंटर में चक्रा बताया जाएगा. ऑलराइट, बट वॉट एवर इट इज, let us just understand that they are energy centers. They form energy centers. The three meet at the Triveni point situated at the Ajna Chakra midway between the eyebrows. हमारे दो आईब्रो के बीच में ये तीनों नाड़ियां एक साथ आती है. इस पॉइंट को कहा जाता है त्रिवेणी बिंदु यानी त्रिवेणी पॉइंट. कहाँ पे है ये? भ्रूमध्य यानी हमारे आईब्रोज के बीच में, जहां पे आज्ञा चक्र है उसके पास ये त्रिवेणी पॉइंट है जहां पे ये तीनों नाड़ी एक साथ आती है. Alright. Later, Ida terminates at the left nostril, whereas Pingala terminates at the right nostril. और ईड़ा हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल में आके वहां पे वो टर्मिनेट हो जाती है यानी रुक जाती है. तो उसका एंड पॉइंट जो है वो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, और पिंगला का एंड पॉइंट जो है वो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है. उगम कहाँ से था? नाभि कंद से था. राइट, और नाभि कंद से वो नाड़ियां ज्वाइन होते होके फाइनली इट हैज फॉर्म्ड अ स्पाइरल अराउंड द सुषुम्ना. The three of them meet at the Triveni point, and then the Ida terminates at the left nostril and the Pingala terminates at the right nostril. थोड़ा आपके ध्यान में आ रहा है या? Is it visually coming to you? Right. So this is the basic structure of the nadis. All right. हमारे लिए ये important है क्योंकि इतना समझना इम्पोर्टेंट है, बाकी की नाड़ीज को हम डिटेल में अभ्यास ना भी करें तो भी इसको समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुषुम्ना पे जैसे असंख्य शरीर में नाड़ियां हैं वैसे ही शरीर में असंख्य चक्र है. बहुत सारे जंक्शन पॉइंट्स है नाड़ीज के और बहुत सारे चक्रास हैं हमारे बॉडी में. लेकिन सबसे मेजर नाड़ीज, जैसे बोलो हमारे हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल है ये एओर्टा है. राइट, फिर सब क्लैविकुलर भी निकलती है. ऐसे अलग अलग जो मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वैसे ही ये मेजर 3 नाड़ीज है और वैसे ही मेजर चक्रास भी है. अब ये सारे मेजर चक्रास उस सेंट्रल नाड़ी पे मध्यगा पे स्थित है. और आगे जाके हम देखेंगे कि ईड़ा, पिंगला और मध्यमा ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है.
we will be going to that right now. But basically, I want you to understand that there are so many nadis in our body, and the Pran Shakti flows through it. And wherever more than two nadis meet, it will form an energy junction, which we will call as chakras. Kuch to naam dena hai, right? And because it spins and because it is like a chakra shabda jo hai, wheel, it is called as a chakra. और ये नाड़ी में से जो बहने वाली प्राण शक्ति है, इसकी भी दिशाएं हैं, कौन सी दिशा से ये बहती है. So there is direction also to the flow of it, right? So these are the three big nadis that we are going to study. Right? Let us go to the first nadi. हम पहली नाड़ी लेते हैं ईड़ा नाड़ी. पहली नाड़ी है ईड़ा नाड़ी. इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसका तत्व है चंद्र. Okay, what is an element? An element is an exclusive characteristic. Alright? So तत्व किसे कहते हैं? उस चीज को कहते हैं उसके जैसा दूसरा कहीं मिलेगा ही नहीं आपको. जो अपने आप में एक ही है, उसके जैसा दूसरा नहीं है. Right? तो उसको तत्व कहते. तो ईड़ा नाड़ी का तत्व है चंद्र तत्व, इसलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है. और चंद्र कैसा है? शीतल है. तो स्वभाव शीतल है ना, तो चंद्र की तरह ईड़ा नाड़ी भी शीतल है. कूल इन नेचर, कूल है नेचर में, शीतल है, शीतल. इट नरिशेस बोथ द बॉडी एंड माइंड. क्योंकि वो शीतल है, वो मन और शरीर दोनों को आहार देता है. मन और शरीर दोनों को निरोगी रखता है या बैलेंस रखता है. अब जैसे भी इसे समझना चाहो, इट नरिशेस बोथ द बॉडी एंड द माइंड. नाउ ईड़ा नाड़ी controls all mental processes and energizes the emotions. Right? अब चंद्र कले कला कहते हैं ना हम. कले कले नी चंद्र वाढतो कमी होतो. देखो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में वो चंद्र का आकार जो बदलते जाता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है. तो हमारे शरीर के अंदर इसी तरह हमारी भावनाएं बहती है, हमारे इमोशंस जो है ये चंद्र नाड़ी से कंट्रोल करती है. ऑलराइट, ये जो ईड़ा नाड़ी है ये हमारे एनर्जी इमोशंस को ताकत देती है. ताकत बहुत ज्यादा है तो हम एम्बिशियस और वैसे हो जाते हैं कि हमको नहीं, बस इच्छा है, चाहिए ही चाहिए. और अगर चंद्र नाड़ी से प्राण का जो वहन है, नाड़ी का वहन जो है, ये अगर बहुत अच्छा नहीं रहा, ये हाइपर हो गया तो हाइपो हो जाता है. नो एम्बिशन, मन नहीं लगता, करते नहीं है, करने की इच्छा नहीं होती. सो अवर इमोशंस आर एनर्जाइज्ड बाय द ईड़ा नाड़ी. और मेंटल प्रोसेसेस यानी हमारे मन की जो शक्ति है, ये शक्ति भी ईड़ा पे आधारित है. बाद में हम ईड़ा और पिंगला का कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि ईड़ा इज लेफ्ट चंद्र एंड पिंगला इज राइट सूर्य. तो इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिट होंगे, जिसका कंपैरिजन चार्ट मैं आपको एक दूंगी. लेकिन अभी सिर्फ ईड़ा पे फोकस करते हैं. और ईड़ा जो है ये सारे हमारे मेंटल प्रोसेसेस, हमारा मन जो है और मन की भावनाएं जो है, इस पे पूरा कंट्रोल ईड़ा का है. It is also responsible for the feminine, auspicious and easy, smooth activities of our personality. हमारे अंदर जो स्त्री तत्व है और जो शुभ है और जो सहज है, ये जो सारी शुभ, सहज, स्त्री तत्व की जो क्रियाएं हैं, ये ईड़ा नाड़ी कंट्रोल करती है या ईड़ा नाड़ी इसे संभालती है.
हमारा व्यक्तिमत्व जो है, ये व्यक्तिमत्व की सहजता, ये व्यक्तिमत्व में स्त्री तत्व का होना और शुभ जो भी कुछ हमारे अंदर है, ये सारा कुछ ईड़ा नाड़ी से संभालती है. Is it clear? There are two energies in us. One is feminine and one is masculine. Ida is feminine, and we will see later that Pingla is masculine. All right. Third point is the function of Ida is anabolic in nature and correlates to the parasympathetic nervous system. अनुकंपित और परानुकंपित मज्जा संस्था. There are two systems in our nervous system. One is sympathetic and the other is parasympathetic. तो परानुकंपित यानी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखने का काम पीड़ा नाड़ी करती है. अगर आप शरीर शास्त्र जो लोग पढ़े हैं जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है जब जब हम स्ट्रेस में या डेंजर में होते हैं. तो क्या क्या होता है? What all happens? Blood pressure goes up, pulse rate increases, respiration goes up, पेट में गोला आ जाता है, आंखों की बुलबुल चेंज हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाता है, सारा खून पैरों की तरफ पहुंचाया जाता है, वगैरह वगैरह. एवरीथिंग इज रेज्ड. और ये है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम. जब हमको फ्लाइट या फाइट मोड में जाना है, या जब हम डेंजर में है तब, या स्ट्रेस में है तब, और उसको काउंटर करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो पैरासिम्पैथेटिक परानुकंपित मज्जा संस्था जिसको हम कहते हैं, ये सब कुछ कम करने का काम करता है. समझो हम डेंजर में चले गए, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, हमारा पल्स रेट बढ़ गया, रेस्पिरेटरी बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, हमारा खून का जो दिशा है बदल गई, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ गया, वगैरह वगैरह वगैरह. ये सब जो भी सब कुछ बढ़ गया है, जब डेंजर खत्म हो जाता है सब कुछ वापस नीचे नॉर्मल पे आ जाता है. तो ये जो नॉर्मल पे लाने का जो काम है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है. ऑलराइट. तो ईड़ा नाड़ी जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, या बैलेंस में रखती है, या मेंटेन करती है. अब जैसा भी इसे समझना चाहो. इसका क्या मतलब हुआ? और दूसरा यानी पचन क्रिया, चयापचय क्रिया हम कहते हैं ना, तो ये जो क्रिया है इसके ये भी एनाबॉलिक जो है उसमें वो द ईड़ा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इसका मतलब क्या हुआ कि ईड़ा नाड़ी दो चीजें बहुत अच्छी तरह कर लेती है हमारे में. रिस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंग्स. ओके. वन इज रेस्ट, आराम. Parasympathetic nervous system, rest, relax. And second is digestion, अच्छा पचन. Alright. So rest and digestion, ये दो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ईड़ा नाड़ी. अब ये ईड़ा नाड़ी जो है वो और एक काम करती है, हमारी चयापचय क्रिया जो है इसको स्लो कर देती है, लो कर देती है, कम कर देती है. ये चयापचय, so it reduces our metabolism and gives us rest at night. तो मेटाबॉलिक रेट हमारा शरीर का जो है इसको बिल्कुल मिनिमम पे ले आती है, जिसके वजह से रात को हम आराम कर सकते हैं, आराम से सो सकते हैं. अगर मेटाबॉलिक रेट हाई रहा तो हम क्या कहते हैं हमारी भाषा में, हाइपर हो गए. हाँ, तो हमको हाइपर अगर हम हो जाते हैं तो हम आराम नहीं कर सकते, सो नहीं सकते. So this is what ईड़ा नाड़ी does. It slows down the metabolism and it gives relief at night. रात को हमें आराम करने देती है. अब अगर हम तीन तत्वों को देखें, सत्व रज तम, गुण, तत्वों को नहीं गुणों को देखें. अगर हम त्रिगुण देखें सत्व रज तम, तो ईड़ा नाड़ी तम गुण से रिलेटेड है. इट रिलेट्स टू द तमो गुण.
बिकॉज वो सब कुछ आराम, शिथिल, रिलैक्स, रेस्ट ये करने का काम करती है, बॉडी एंड माइंड दोनों पे, दोनों लेवल पे, इसलिए तमोगुण से रिलेटेड है। अब ऑब्वियसली हम जब ईड़ा की बात कर रहे हैं, हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल में उसका टर्मिनेशन है, लेकिन लेफ्ट नॉस्ट्रिल का में टर्मिनेशन है, लेकिन ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है। सो ईड़ा नाड़ी कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट हेमिस्फीयर एंड द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखो अब हम नर्वस सिस्टम अगर हमने के जो राइट हैंडेड है उनका लेफ्ट ब्रेन, क्योंकि वो क्रॉस ओवर होते हैं ना नर्व्स, उसी तरह ईड़ा पिंगड़ा भी क्रॉस ओवर होती है। तो राइट ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो ईड़ा नाड़ी जो है इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स इट ऑल्सो कंट्रोल्स द राइट ब्रेन एंड बैक पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द ब्रेन, बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हमारा ब्रेन का जो राइट साइड है और पीछे की बाजू है, इसको ईड़ा नाड़ी कंट्रोल करती है। और चूंकि ये राइट साइड को कंट्रोल करती है, ये लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करती है, बिकॉज राइट ब्रेन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट ब्रेन राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट? So ईड़ा नाड़ी controls the left side of the body and the right hemisphere and back part of the brain और पीछे का भाग। आया ध्यान में? तो ये ईड़ा नाड़ी क्या क्या है? एक तो स्त्री तत्व है, तामसिक गुण है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, आराम करने देती है, चयापचय क्रिया में वो जो चया का काम है वो करती है, और हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है, और हमारे ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को ये कंट्रोल करती है। अब जब वो अच्छी तरह से कंट्रोल में है, जब इसमें का ईड़ा नाड़ी का प्राण शक्ति का वहन अगर अच्छी तरह बैलेंस से चल रहा है, तो हमारे ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो है ये बहुत अच्छी तरह फंक्शनिंग रहेगा, राइट? हमारा राइट नॉस्ट्रिल में प्राण का फ्लो है, ये फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो गई, हाँ, सो डिस्टर्बेंसेस इन द ईड़ा नाड़ी डिस्टर्ब हो गई, यानी क्या? नाड़ी डिस्टर्ब कैसे हो सकती है? नाड़ी वीक हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है, या ब्लॉक हो सकती है। नाड़ीज में प्राण शक्ति का जो वहन है, इसमें ब्लॉकेजेस आ सकते हैं कभी कभी। कभी कभी वो नाड़ी बहुत वीक हो जाती है और गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, इट कांट स्टैंड। उस वो वीक और फ्लेक्सिबल है वैसे भी, तो वो गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है। अगर डिस्टर्ब हो गई ईड़ा नाड़ी तो क्या क्या हो सकता है? कुछ पॉइंट्स है, लिखना चाहो तो। एक, इमोशनली हम डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि हमने देखा ना ईड़ा नाड़ी कंट्रोल्स अवर इमोशंस, चंद्र तत्व है, तो ये हमारी इमोशंस और मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है, तो हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरा, अगर ये नाड़ी कोलैप्स हो गई या डिस्टर्ब हो गई, तो इसका तमोगुण बढ़ जाएगा, यानी डिप्रेशन, लेजीनेस, लिथार्जी, ये उसका परिणाम होगा। We will experience laziness या lethargy and depression. तीसरा क्या हो सकता है? रेस्टलेसनेस एट नाइट, रात को नींद नहीं आए, शांति से हम सो नहीं सकेंगे। देखो सिर्फ इसको पढ़ के ही इतना भी हम पढ़ ले तो भी तुरंत हमारे दिमाग में उपाय भी मिल जाता है कि अरे मैं रात को शांति से सो नहीं पा रही हूँ, तो मेरी चंद्र नाड़ी में ब्लॉकेज है, तो मैं क्या करूं? चलो चंद्र नाड़ी का ब्लॉकेज निकालते हैं, उसका प्राण शक्ति का वहन एस्टैब्लिश करते हैं, और हम अलग अलग मेथड्स देखने वाले हैं कि इसका ब्लॉकेज कैसे निकल सकता है। लेकिन बहुत सिंपल मेथड है चंद्र वेदन प्राणायाम करना, ये सबसे इजी एंड सबसे फास्ट इफेक्टिव टेक्निक है।
राइट को बंद करके रखना और लेफ्ट से ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस कुछ क्षणों तक करो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना हो सके उतना करो और फिर सो जाओ, चैन से नींद आए. So see, we can find the solutions also immediately as soon as we understand what it is and how it works, right? Next, डाइजेशन बिगड़ जाएगा, इम्प्रॉपर डाइजेशन. अगर ये ईड़ा नाड़ी वीक या कोलैप्स या डिस्टर्ब हो गई या इसमें ब्लॉकेज आ गया तो हमारा पचन बिगड़ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, हम कहते हैं ना मेंटल डिसऑर्डर्स. फिट्स भी आ सकते हैं, सीजर्स एंड फिट्स. ईड़ा नाड़ी में से प्राण शक्ति का वहन बंद हो गया तो फिट आ जाएगी. एपिलेप्सी कहते हैं हम इसे, सीजर्स कहते हैं, फिट्स कहते हैं. या मेंटल हेल्थ इश्यूज, मतलब पागलपन के दौरे जिसको हम कहते हैं ना, ये भी हो सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेंटली नॉट बीइंग एबल टू करेक्ट बैड हैबिट्स. बुरी आदतें अगर कुछ है, राइट. अब बुरी आदतों में ये नहीं सोचना कि सिगरेट पीना या दारू पीना या ड्रग्स करना इसी को बुरी आदत कहते हैं. अति खाना, अति सोना, अति बोलना, ये भी बुरी आदतें हैं. हाँ, जहाँ पे बोलना चाहिए वहां पे नहीं बोलना, जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए वहां पे बोलना, या ये भी बुरी आदतें हैं. तो अगर हमें सजगता आ जाए कि भाई मेरी या तो सुस्ती करना या तो प्लान्स बहुत बनाना लेकिन कैरी आउट नहीं करना. कुछ लोग हैं जो बहुत प्लान्स बनाते हैं लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन आता है तो होता ही नहीं है. तो ये सारी चीजें जो है ये बिकॉज ईड़ा नाड़ी डिस्टर्ब. तो जो आदत, अगर कुछ आदत है अगर आपको, जैसे सुबह जल्दी ना उठना, और आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो पर उठ नहीं पा रहे हो, या रात को जल्दी सोना चाहते हो पर उठ नहीं पा रहे हो, तो ऐसी अनेक आदतें होती है जो हानिकारक है. हानिकारक आदतों को हम बैड हैबिट कहते हैं. ऑलराइट, तो ये जो आदतें हैं, अगर ऐसा कुछ बदलना चाहते हैं तो इस ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट कर दीजिए, अपने आप वो ताकत मिल जाएगी आदतें बदलने की ताकत. ओके, क्लियर? ईड़ा नाड़ी, या सो देखा हमने कि चंद्र तत्व है, कहा कैसे कैसे बॉडी में फंक्शन करती है, कौन सी चीज की को कंट्रोल करती है हमारे बॉडी की, और अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो क्या क्या होता है. और let us move on to the next, पिंगला नाड़ी. मॅडम, येस, इम्प्रॉपर डायजेशन नंतर काय सांगितला पॉइंट? इम्प्रॉपर डायजेशन नंतर फिट्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज. ओके, ऑलराइट, तो ये थी चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी. अब हम देखेंगे पिंगला नाड़ी. अब पिंगला नाड़ी जो है वो ईड़ा थी चंद्र तत्व, ये है सूर्य तत्व, और इसलिए इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है. और एक पॉइंट, कफ दोष में भी डिफरेंस, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है चंद्र दोष में. हाँ, कफ में डिस्टर्बेंस आ जाता है. राइट, यू आर राइट, क्योंकि शीतल है ना. यस. नेक्स्ट इज पिंगला नाड़ी, सूर्य तत्व है इसलिए इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू ईड़ा, पिंगला इज वार्म, एक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग इन नेचर. तो ईड़ा जहाँ पे शीतल थी, यहाँ पे पिंगला जो है ये उबदार है, वार्म है. ईड़ा पैसिव थी, ये एक्टिव है, और ये प्रेरित करने वाली है. इट इज स्टिमुलेटिंग इन नेचर, संवेदना बढ़ाने वाली है. इसका स्वभाव है हर एक चीज को बढ़ा देना. ऑलराइट, शरीर के अंदर ये क्या क्या करती है हम देखेंगे. पहला तो पॉइंट है कि इट मेंटेन्स अवर बॉडी टेम्परेचर. हमारे शरीर का तापमान कायम रखने का काम पिंगला करती है. ऑलराइट, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम पिंगला करती है.
अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए यानी बुखार आ जाए यानी पिंगला डिस्टर्ब अगर हो गई तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हम ईड़ा को एक्टिवेट करके उस टेम्परेचर सूर्य को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये ईड़ा और पिंगला है, ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इनका बैलेंस हमने मेंटेन करना है। सो इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। दूसरा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ। देखो बिना हीट के, बिना ऊब के ग्रोथ नहीं होगा, चाहे वो एक छोटे से झाड़ का, वृक्ष का या छोटे से पौधों का हो या हमारा हो। जो ग्रोथ है ये ग्रोथ के लिए वॉर्मथ चाहिए और ये सूर्य नाडी हमारा शरीर का, जे आपण म्हणतो ना शरीराची वाढ हे नीट करणारी नाडी आहे सूर्य नाडी या पिंगला नाडी। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी ग्रोथ। अब चंद्र नाडी जो एनाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, पिंगला नाडी कैटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसलिए ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दे, चयापचय क्रिया बढ़ा दे। चंद्र नाडी चयापचय क्रिया को कम करती है और सूर्य नाडी चयापचय क्रिया को बढ़ा देती है। इट रेजेस द मेटाबॉलिक। और जैसे हमने देखा कि ईड़ा नाडी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो पिंगला नाडी जो है ये सिंपथेटिक अनुकंपित मज्जा संस्था को कंट्रोल करती है। अनुकंपित मज्जा संस्था वो की परानुकंपित, ये है अनुकंपित। दैट वाज पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस कंट्रोल्स द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, देयरफॉर it also controls the fight and flight system। जिनकी पिंगला ओवर एक्टिव होती है ना वो लोग हाइपर होते हैं, यू नो, या तो फाइट करते हैं या तो भाग जाते हैं, यू नो, एक्सट्रीम में रहते हैं। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। जैसे ईड़ा फेमिनाइन एनर्जी था, तो पिंगला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स ऑफ अवर पर्सनैलिटी। हमारे व्यक्तिमत्व का जो पुरुष तत्व जो है, पुरुष तत्व प्रधान जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुणधर्म जो है, ये पिंगला कंट्रोल करती है। ऑलराइट, अब आई होप कि आप लोग ये समझ सक रहे हैं कि ये स्त्री तत्व या पुरुष तत्व दोनों तत्व सब में होते हैं। पुरुषों में दोनों तत्व होते हैं, स्त्रियों में भी दोनों तत्व होते हैं। एक स्त्री अगर कुछ बिजनेस या जॉब करके पैसे कमाती है तो वो उसका पुरुष तत्व एक्टिवेटेड है, वो उसके पिंगला नाड़ी का काम है। और अगर वो सर्विस देती है, सेवा करती है, अपने घर बच्चों को, पति को, जो भी है, घर वालों को संभालती है, तो ये उसके अंदर का स्त्री तत्व है। और हमारे अंदर दोनों भी बैलेंस्ड होना अपेक्षित है। राइट, तो ये पुरुष भी ये दोनों चीजें करता है और स्त्री भी ये दोनों चीजें करती है। तो ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन एस्पेक्ट ऑफ अवर पर्सनालिटी है, इसकी इस पे प्रभाव है पिंगला नाड़ी का, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिंगला नाड़ी की, और इसलिए ये राजस गुण है। तो तामसिक ईड़ा जो थी ये तमस गुण से रिलेटेड थी, और पिंगला नाड़ी जो है ये राजसिक या राजस गुण से रिलेटेड है। अब देखो, हमने देखा ईड़ा में मेंटल प्रोसेसेस और इमोशनल होते हैं। जो ईड़ा नाड़ी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल प्रोसेसेस एंड इमोशंस। ये पिंगला नाड़ी जो है ये सारा मेंटल प्रोसेस और इमोशंस को फिजिकल की तरफ ले जाता है। तो जो भी महसूस होता है, जो भी सोचते हैं, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मैनिफेस्टेशन करवाने का काम पिंगला नाड़ी करती है। यू गेट इट? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइंड, द माइंड एंड सेंसेस आर डाइवर्टेड टू फिजिकल एनर्जी। हमारी जो इंद्रिय है और हमारा जो माइंड है, इसको फिजिकल काम में लगा देते हैं, बॉडी वर्क।
फिजिकल वर्क, ऑलराइट, क्योंकि राजसिक है ना, तो एक्टिव कर देती है, चलो उठो करो भागो दौड़ो ये करो वो करो, पुट एवरीथिंग इनटू प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, राइट। और जैसे ईडा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, पिंगला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट साइड ऑफ द बॉडी। पिंगला की रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट साइड ऑफ द बॉडी है। अब राइट साइड ऑफ द बॉडी है यानी लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड frontal part of our brain. Pingala is responsible for the right side of the body, the left hemisphere and frontal part of the brain. Right? Aaya dhyan mein? Okay. So exactly opposite of Ida. So they both are opposites and they both work towards balancing each other. हाँ, दोनों है तब जाके बैलेंस मिलता है। ऑलराइट, अगर ये पिंगला डिस्टर्ब हो गई यानी कि वीक हो गई, कोलैप्स हो गई या ब्लॉक हो गई, अगर ये पिंगला डिस्टर्ब हो गई तो क्या क्या हो सकता है? एक, इट इंक्रीजेस एग्रेसिव बिहेवियर, तो हमें एग्रेसिव बना देती है, झगड़ालू बन जाते हैं हम। ऑलराइट, डोमिनेटिंग नेचर, मैं बोलता हूँ वैसा ही, मैं बोलती हूँ वैसा ही होना चाहिए, तो डोमिनेटिंग नेचर। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़पना, चिड़चिड़ापन हो जाता है, इरिटेबिलिटी। और फ्रस्ट्रेशन, ओके, इट इंक्रीजेस एग्रेसिव बिहेवियर, डोमिनेटिंग नेचर, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन। बस ऐसा कैरेक्टर, ऐसा हमारा पर्सनालिटी वो बना देता है कि जब देखो तब चिढ़ते हैं और मैं बोलूंगा वैसा ही, मैं बोलूंगी वैसा ही, हम हर एक चीज में अपना कहना सच करना चाहता है और मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी, किसी को और नहीं जमता, बस मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे ही आता है, हाँ, और मैं ही कर सकती हूँ, तो ये डोमिनेटिंग नेचर बना देता है। दूसरा, ओवर ईटिंग, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है, भूख बढ़ जाएगी, आप ज्यादा खाओगे, ओवर ईटिंग। इंक्रीज्ड एपिटाइट, भूख बढ़ा देती है। क्रेविंग्स फॉर जंक फूड, अब समझ लो अगर जंक खाने का मन करे तो कौन सी नाड़ी फंक्शनिंग है या कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड है, तो फिर वो उस नाड़ी को शांत करना पड़ेगा आपको, राइट। So overeating, increased appetite and cravings for junk food. You know, some answers I found very interesting. क्योंकि बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं और किसी को कुछ आदत है, और मुझे खुद में भी है कुछ आदत है जो बदलना चाहती हूँ, फिर बदली ही नहीं जाती है। साइकोलॉजिकली आई हैव अंडरस्टूड इट कि भाई ये पूर्व कर्म संस्कार है, या जिसको हम वासना कहते हैं, तो वो पहले की कंडीशनिंग है, पास्ट कर्मा की कंडीशनिंग है, इसलिए इतना इजीली नहीं हटती। और कभी कभी हम सक्सेसफुली करते भी है और फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। तो now I found some answers, you know, that if that is the case then please activate the Chandra Nadi। और वैसे ही अगर जंक फूड खाने का मन कर रहे हैं, अगर क्रेविंग्स है, भूख ज्यादा लग रही है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है, तो ये पिंगला नाड़ी का डिस्टर्बेंस है, समझ लो और उसका करेक्शन करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, this is another important and interesting point. Increased levels of testosterone and estrogen. फीमेल हार्मोन्स में दो हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और मेल हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन। स्त्री में भी तीनों हार्मोन्स होते हैं, पुरुष में भी तीनों हार्मोन्स होते हैं, लेकिन स्त्री में टेस्टोस्टेरोन मिनिमल लेवल पे होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस में वर्क करता है, और पुरुषों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिनिमल लेवल पे होता है और टेस्टोस्टेरोन वर्क करता है। लेकिन पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो गई तो स्त्री हो या पुरुष हो, आदमी हो या औरत हो, डजंट मैटर, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जाते हैं।
तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जब जाते हैं तो इसका परिणाम ये है कि इनका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है. इट इंक्रीजेस द सेक्सुअल ड्राइव. क्या मैथुन इच्छा ये बढ़ जाती है. ऑलराइट, सो आया ध्यान में. तो ये है ईड़ा और पिंगला. अभी सुषुम्ना की तरफ जाने के लिए थोड़ा वक्त है. सुषुम्ना हम कल करेंगे, आज यहीं पे रुकते हैं. सो बेसिकली अंडरस्टैंड नाडीज एज एनर्जी चैनल्स, अंडरस्टैंड दैट the energy which flows through it, if it is obstructed, blocked, or if the nadis which are flexible, if they become weak, what happens to them? That is what we studied. And important is left and right side, the ida and the pingla, which keeps our body, our mind, our spirit, everything in balance. Our intelligence, हर aspect में, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, हर को चारों कोशों में वो बैलेंसिंग लाता है. अगर ईड़ा और पिंगला बहुत अच्छी तरह बैलेंस है तो फिर ये सारे कोशों का वर्किंग भी बैलेंस में रहेगा. अगर नहीं है तो हमने देखा कि क्या क्या. ऑलराइट, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर. Thank you all very much. I will see you.